गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेल यानी कोशिका के बारे में, जितने भी उसके कोशिकांग होते हैं उनके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, वहां जाकर के विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया था दोस्तों कि सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में सॉरी ठीक है। हमने ये भी बता दिया था कि सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आ जाता है और एनिमल सेल भी आ जाता है। दोस्तों, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है, वो भी जान लेते हैं। हम कॉलम बना लेते हैं, ऐसे दिख रहा है। यहां पे लिख देते हैं एनिमल सेल और यहां पे लिख देते हैं प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होता है दोस्तों, उसका एक डिफिनिट शेप होता है। इस प्रकार का शेप पाया जाता है किसमें? एनिमल सेल में। बना भी देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ऐसी संरचना पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक जैसे उसमें पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। फिर इसके अंदर गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ठीक। और सेल वॉल पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये वाली जो ऊपरी वाली लेयर है इसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट सेल। इसका शेप ऐसा होता है। एनिमल सेल की बात करें तो इसका शेप कौन सा कलर का होता है? राउंड कलर का होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स इसमें भी पाया जाएगा। वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। ये एक निश्चित शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में, जबकि ये क्या होता है? राउंड शेप में होता है। एनिमल सेल कौन से शेप में होता है? राउंड शेप में होता है। अब अंतर देखते हुए चलेंगे दोस्तों। इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें लाइसोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में आपने जान लिया था। यदि इस कोशिका का कोई सा भी कोशिकांग यदि अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कर दीजिए, लाइसोसोम होता है वह एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है जो कि उस पर्टिकुलर अंग पर जाकर के अटैक करता है और उस पर्टिकुलर अंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही चीज लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है और प्लांट सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड क्या होता है ये जान लीजिए। प्लास्टिड दोस्तों एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो पाया जाता है किस? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब दोस्तों, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जा रहा है और प्लास्टिड का फंक्शन जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है यह प्लांट सेल के अंदर मौजूद एक बहुत ही विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है, ठीक है। अब उस कोशिकांग के अंदर जो प्लास्टिड होता है उसमें 3 और कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो होता है इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर 3 और कोशिकांग पाए जाएंगे। पहला होता है, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है, यहां पे लिख देता हूं, क्रोमोप्लास्ट। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना।
जो प्लास्टिड होता है उसका स्ट्रक्चर यदि बात करें, यहाँ पे मिटा दूंगा अभी, ऐसे संरचनाएं होती हैं और इसके अंदर ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे एक लेयर बना करके ऐसे ऐसी संरचना होती है और ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसका फंक्शन की बात करें तो यह भोजन के निर्माण में मदद करता है। भोजन के अलावा और भी कार्य करता है और वो कार्य अलग अलग कोशिकांग करते हैं प्लास्टिड के। जैसे मान लेते हैं जो प्लास्टिड का कोशिकांग है, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है भोजन का निर्माण करना। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है जो भोजन निर्माण हुआ होता है उसको, यदि बचा हुआ भोजन है उसको स्टोर करके रख लेना। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है जो पौधा या पेड़ की पत्तियां होती हैं जो हरी कलर की, लाल कलर की, या फिर उसके फल होते हैं पीले कलर के या हरे कलर के, या फिर उसके फूल होते हैं, तो फूलों को, फलों को, पत्तियों को कलर देने के लिए जो जिम्मेदार कोशिकांग होता है प्लास्टिड के अंदर, उसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो आपने समझ लिया दोस्तों कि प्लास्टिड जो होता है उसके अंदर 3 कोशिकांग पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसका काम है भोजन का निर्माण करना, भोजन को स्टोर करना, और ये पत्तियों को, फल को, फूल को कलर प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, इसको मिटा दूं। यहां तक समझ में आ गया? तो दोस्तों आपने देख लिया कि प्लास्टिड किस में मौजूद होता है, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। यदि प्लास्टिड पाया जाता तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी, इंसान के अंदर पड़ा रहता है ऐसे ही कहीं भी, न भोजन की जरूरत, न कपड़े की जरूरत। अरे कपड़े की जरूरत क्यों पड़ेगी बताइए? कपड़ा बनाने वाला जब कपड़े का निर्माण ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी भोजन मिल जा रहा है, किससे? प्लास्टिड से, तो न वो भोजन का निर्माण, अरे कपड़े का निर्माण करेगा, न कोई पहनेगा, तो वही आदिवासी वाली जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता और प्लांट सेल में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती है एनिमल सेल में छोटी होती है और प्लांट सेल में बड़ी होती है। प्लांट सेल में बड़ी होती है। अब हालांकि हम पानी को ऐसे ही पी लेते हैं, गिलास से पी लेते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है, जैसे वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज वगैरह हो गया, और कितने भी फल होते हैं उनमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है। जबकि पेड़ को कहीं से पानी नहीं पीता है, वो पेड़, वो पानी कहाँ स्टोर करके रखता है? इसी वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है और उसी पानी का वो यूज करता है अपने भोजन के निर्माण में। तो वैक्यूल्स क्या होता है? छोटी होती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये क्या होता है? बड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं जो राइबोसोम होता है, इसमें जो एनिमल सेल होता है इसमें भी 80S पाया जाता है और प्लांट सेल में भी 80S पाया जाता है, क्योंकि दोनों बड़े जानवर हैं, बड़े जीव हैं, इनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल तो इसमें एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जो होती है, वह प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों ये रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपने न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी ली थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या? न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस है वो कोशिका का केंद्रक या माइंड या पावर हाउस, पावर हाउस तो नहीं कह सकते, ब्रेन कह सकते हैं। कोशिका का ब्रेन के रूप में जाना जाता है किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को, और इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने करी थी जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज करी थी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नाभिक होता है वो ब्राउन कलर का होता है और ब्राउन कलर के हिसाब से न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ब्राउन कलर का होता है, वो आपको समझने के आधार पर इस हिसाब से याद कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब न्यूक्लियस की खोज करने के बाद अवार्ड वगैरह लेकर के चले गए। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने न्यूक्लियस को और जूम करके देखा और जूम जब करा तो उन्हें ऐसे धागे टाइप की संरचना दिखी और उन्होंने उन वैज्ञानिक ने इसका नाम क्रोमोसोम रखा और उन वैज्ञानिक का नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर सर ने क्रोमोसोम की खोज करी जो कि नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें नाभिक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की खोज किसने करी? वाल्डेयर साहब। ठीक है, इसके बाद और एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्लसबर्ग। उन्होंने इस क्रोमोसोम को और डीप होकर के देखा या माइक्रोस्कोप से बिल्कुल गहनता से जब देखा तो उन्होंने देखा कि इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ स्प्रिंग तरह की संरचना पाई जा रही है। तो उस संरचना को कार्लसबर्ग साहब ने एक नाम दिया जिसका नाम था डीएनए। डीएनए। अब डीएनए का नाम दे करके कार्लसबर्ग साहब चले गए। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही घुस गए। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कितने लोग जुड़े हैं बताइए? न्यूक्लियस से कितने लोग फेमस हो गए? इसलिए न्यूक्लियस से फेमस होने का अर्थ यहाँ से और कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि आपका फोकस किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर रहेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इनको भी मिली, सक्सेस इनको भी मिली, सक्सेस इनको भी मिली। ठीक है, तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने क्या करा, जब डीएनए का खोज हो गया था तो उन्होंने कहा कि डीएनए को और विस्तार से देखा तो कहा कि डीएनए का एक निश्चित शेप है। उस शेप को, उस स्ट्रक्चर को कहा गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता कैसे है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर की खोज जो डीएनए में पाया जाता है वह किसने खोजा था? वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कार्लसबर्ग और यहाँ पे लिख देता हूं वाटसन एंड क्रिक एवं क्रिक। हो गया? तो न्यूक्लियस के बारे में आपने जान लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और उस सारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग की खोज किसने किसने करी है। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, फिर इसके वाल्डेयर साहब आए, वो क्रोमोसोम की खोज कर दिए न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसके बाद कार्लसबर्ग साहब आए, उन्होंने डीएनए नाम दिया, डीएनए की खोज कर दिया। फिर इसके बाद वाटसन एंड क्रिक साहब आए, उन्होंने क्या कर दिया, किसका? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज कर दी जो डीएनए में पाया जाता है। फिर एक और वैज्ञानिक आ गए, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को रहा नहीं गया, कहें कि इतना लोग फेमस हो गए तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। उन्होंने, ये तो क्रोमोसोम की खोज हो ही चुकी थी, फिर इसके बाद डीएनए की खोज हो चुकी थी, फिर इसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज हो चुकी थी। वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर और जब जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि डीएनए के ऊपर एक ऐसे टाइप की संरचना बन रही है और एक बिंदु है जिसका नाम है जीन। क्या कहा गया? जीन। तो जीन की खोज किसने करी थी बताइए? जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन की खोज करी थी। तो देखिए दोस्तों, कितने लोग फेमस हो गए
इस न्यूक्लियस के चक्कर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, क्योंकि यह एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मिटा दूं इसको। अब डीएनए के बारे में जान लेते हैं और आरएनए के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों डीएनए होता क्या है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि जेनेटिक गुणों को उसके फादर से उसके बेटे में लेके जाता है। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सूचनाओं को लेके जाने का काम कौन करता है, यही डीएनए करता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आरएनए का फंक्शन क्या होता है। आरएनए दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। mRNA, tRNA, इसको स्मॉल में लिखेंगे tRNA, और तीसरा होता है rRNA। ध्यान देना दोस्तों, इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है वो भी जान लेते हैं। हालांकि जो आरएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या फिर वायरस और बैक्टीरिया में, वह जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वहां पे कहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में भी आरएनए पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसका फंक्शन क्या होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करना। हम जानते हैं दोस्तों अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। हालांकि 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, कितने अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिसमें से 10 जो अमीनो एसिड है हमारी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है। 10 अमीनो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है। बाकी जो रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड है उसे लेने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं जो भी हम खाना खाते हैं बक्कल कैविटी के माध्यम से, ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के माध्यम से पेट में जाता है। पेट यानी स्टमक से होते हुए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद वह भोजन हमारे किस में भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड में अमीनो एसिड है, मान लेते हैं ये ब्लड का नली है, ये ब्लड की क्या है, नली है। इसमें जा रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और यहीं पे है अमीनो एसिड। ये रहा अमीनो एसिड, ध्यान देना। अब जब ब्लड पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। अभी फिलहाल अमीनो एसिड के बारे में जानिए, जो 10 के क्वांटिटी में जा रहा है। यहीं पे mRNA मौजूद होता है, RNA। ये क्या करता है, इसके पास हाथ होते हैं जो कि अमीनो एसिड को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड को ही कैप्चर करेगा mRNA, बाकी सारे जो ब्लड के पार्ट होते हैं उनको छोड़ देगा। ठीक है, हालांकि उसके पास हाथ नहीं होते हैं, वो मैकेनिज्म होता है जिसके आधार पे वो अमीनो एसिड आकर के mRNA से चिपक जाता है। ठीक है, अब mRNA के पास मिल गया क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिल गया है। अमीनो एसिड क्या करता है कि वह आरएनए के पास लेके नहीं जा पाता है, इसलिए कहता है भाई साहब टीआरएनए मेरी एक मदद कर दो। वहां एक बंदे को भूख लगी है, ये खाना जो हमने अमीनो एसिड के रूप में अभी चुराया है वह आप आरएनए को पहुंचा दो, आरएनए को पहुंचा दो।
तो टीआरएनए कहता है ठीक है भाई, वो खाना लेता है यानी अमीनो एसिड लेता है किससे, एमआरएनए से, और ले जा करके पहुंचा देता है आरआरएनए के पास। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के पास आ चुका है अमीनो एसिड। कहां से आया, ये एमआरएनए लेके आया था। कहां से लेके आया था, ब्लड से अवशोषित करके लेके आया था। ठीक है, बाकी जो 10 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी निर्माण करती है वो ऑलरेडी राइबोसोम में मौजूद है। यहीं पे राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। जैसे ही राइबोसोम में अमीनो एसिड की कमी होती है, वैसे ही आरआरएनए जो होता है अमीनो एसिड पकड़ा देता है। ठीक है, अमीनो एसिड यहाँ आ गया और यहाँ अमीनो एसिड पहले से था। ये 20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण हो गया। ऐसे ही जैसे ही यहाँ पे अमीनो एसिड खत्म होगा, एमआरएनए अमीनो एसिड भोजन से कलेक्ट करेगा और ट्रांसफर आरएनए को देगा। ट्रांसफर आरएनए किसको दे देगा, आरआरएनए को। आरआरएनए क्या कर देगा, राइबोसोम को देकर के प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो प्लांट सेल में आरएनए का फंक्शन यही होता है। तो डीएनए और आरएनए का क्या फंक्शन होता है आपने जान लिया। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सेल डिवीजन एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है लिविंग बीइंग में। यदि सेल डिवीजन नहीं होगा तो वह ग्रोथ नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात, वह एक नए इंडिविजुअल का निर्माण नहीं कर पाएगा। नए इंडिविजुअल का निर्माण यानी नए प्रजाति का निर्माण करने के लिए, उसके बड़े होने के लिए सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। आपके हाथों पे जो चोट लगती है उस घाव को भरने के लिए भी सेल डिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन इन सारे कामों में बहुत ही आपका मदद करता है या जीवों का मदद करता है। सेल डिवीजन हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए माइटोसिस। हिंदी में इसे बात करें तो इसे कहते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन काम नहीं करता है। कभी बहुत ज्यादा मात्रा में सेल डिवीजन होगा, कभी बहुत ही कम मात्रा में सेल डिवीजन होगा। तो इसका कोई रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया नहीं है। इस वजह से इसे कहते हैं असूत्री विभाजन। यह वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह ज्यादा पाए जाते हैं, इस प्रकार के विभाजन। ठीक है, जान लिया। अब दूसरा जो विभाजन होता है उसे कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है ये जान लीजिए दोस्तों। मान लेते हैं कहीं चोट लग गई, वहां पे 100 कोशिका डैमेज हो गई। तो जो हमारी बॉडी होती है वो जब नए सेल का निर्माण करती है तो 100 कोशिका का ही निर्माण करेगी, बाकी स्टॉप हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ ही हुआ जितने कोशिका डैमेज हुए होते हैं, मरे होते हैं, उतने ही कोशिका नए कोशिका का निर्माण होता है। तो यह सेम क्वांटिटी में होता है, इस वजह से इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, यानी जब चोट लगती है तो वहां पे जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं। तीसरा होता है मियोसिस। हिंदी में इसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये जान लेते हैं। अर्धसूत्री से नाम से ही पता चल रहा है कि आधा गुणसूत्र, यानी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो मेल
जो मेल है उससे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल से भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिल करके 46 क्रोमोसोम का एक क्या जनरेट नहीं दिखाई दे रहा है 46, अब दिखाई दे रहा है 46 क्रोमोसोम का एक बच्चा बनता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो विभाजन होता है आधा इस क्रोमोसोम से लेकर के आधा इस क्रोमोसोम से लेकर के इस प्रकार का डिवीजन होता है। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ पाया जाता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन पूरा समझ में आ गया दोस्तों। सेल यानी कोशिका चैप्टर यहाँ पूरी तरह से खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और यह वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय